So dear students, myself Amit Gupta, Assistant Professor BI College of Pharmacy. I will teach you Human Psychiatric subject in BPT 7 semesters. ठीक है, तो साइकेट्रिक मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट में। डिफरेंट टाइप के मेंटल डिसऑर्डर्स क्या हैं, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, किस तरीके से मेंटल डिसऑर्डर ये हो जाते हैं। इसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे कि मेंटल डिसऑर्डर्स जो हो रहे हैं किस कारण हो रहे हैं, उसकी इटियोलॉजी क्या है और उसकी थेरेपी क्या है। इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे साइकेट्रिक, ह्यूमन साइकेट्रिक आपका जो सब्जेक्ट रहेगा। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ आपका यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू साइकेट्रिक देखेंगे। साइकेट्रिक के डिसऑर्डर्स क्या क्या है, इंट्रोडक्शंस के बारे में। तो जब हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं साइकेट्रिक का तो पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ द साइकेट्रिक। तो जो साइकेट्रिक, द टर्म साइकेट्रिक वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय द जर्मन फिजिशियन जॉन क्रिश्चियन रेले इन 1988। ठीक है, तो 1988 में पहली बार एक टर्म दी थी इन्होंने, साइकेट्रिक, बाय द जर्मन फिजिशियंस जॉन क्रिश्चियन रेले ने। अगर हम इसको देखें वर्ड के लिए तो इसको इलिटरी मीनिंग देखें इसका क्या होता था जर्मन लैंग्वेज में, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ सोल्स। क्यों? क्योंकि इस जो साइकेट्रिक जो कंडीशन है, साइकोसिस जो कंडीशन है, उसमें डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे सिजोफ्रेनिया है, डिप्रेशंस है, बाइपोलर डिसऑर्डर्स होते हैं। तो उन सभी डिसऑर्डर में देखने को मिलेगा कि आपको उनकी फिजियोलॉजिकली और एनाटॉमिकली कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। फिजियोलॉजिकली वो सही हैं, एनाटॉमिकली वो सही हैं, लेकिन उनके बिहेवियर में, उनके सोचने में, थिंकिंग में और सभी चेंजिंग होती है जो हमको एनाटॉमिकली फिजिकली ऑब्जर्व नहीं हो पा रही है। इसलिए उसको मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ सोल बोला गया। क्योंकि सोल का ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हैं? सोल क्या है? बेसिकली में सोल दिखती नहीं है, आत्मा किसको दिखती नहीं है। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि मेंटल डिसऑर्डर्स उस टाइप के हैं कि उसमें फिजियोलॉजिकल चेंज भी नहीं हुआ, मेंटल भी चेंज हुआ, जो हमें ऑब्जर्व नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन हमें लग रहा है कि जैसे हम पहले ज़माने में क्या करते थे साइकेट्रिक डिसऑर्डर को, कि इसके अंदर कोई प्रेत आत्मा घुस गई है, कोई ईवल घुस गया है, जिस वजह से ये डिसऑर्डर हो रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उसमें कोई न्यूरोकेमिकल चेंजिंग हो जाते हैं, कभी नर्व्स लेवल चेंजिंग हो जाते हैं। तो उन सभी से जो डिसऑर्डर बनते हैं उसे हम साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं। ठीक है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, साइकिक, PSCH, साइकिक मतलब क्या है? सोल। एटेरिक मतलब क्या होता है? मेडिकल ट्रीटमेंट। यानी साइकेट्रिक इज़ द मेडिकल ट्रीटमेंट्स ऑफ द सोल। नेक्स्ट आते हैं मेंटल इलनेस। तो मेंटल इलनेस क्या है या मेंटल प्रॉब्लम क्या है या मेंटल डिसऑर्डर्स क्या है? तो मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर आर अंडरस्टूड एज ए क्लिनिकल सिग्निफिकेंट कंडीशंस कैरेक्टराइज्ड बाय द अल्टरेशन इन थिंकिंग, मूड, इमोशनल्स और बिहेवियर एसोसिएटेड विद पर्सनल डिस्ट्रेस और इम्पेयर्ड फंक्शंस। मतलब क्या है? मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल इलनेस की बात करें तो वो बिहेवियर डिसऑर्डर होता है जो क्लिनिकली हम देखें तो क्लिनिकली समझने की कोशिश करें तो बेसिकली क्या होता है कि जिस पर्सन को मेंटल इलनेस या मेंटल डिसऑर्डर्स हुआ है तो वो पर्सन्स क्या होता है, थिंकिंग में उसकी चेंजिंग हो जाती है, मूड में चेंजिंग हो जाती है, इमोशनल्स मूड होता है वो चेंज हो जाता है, बिहेवियर एसोसिएटेड विद पर्सनल डिस्ट्रेस और उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। मतलब उसकी सोचने की, समझने की क्षमता में कोई उतार चढ़ाव हो जाएगा। मूड, इमोशनल्स, उसका मूड हैप्पी मूड नहीं रह रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा उदास है, लोगों से मिलना नहीं चाह रहा है, अकेले रहना चाह रहा है, इस तरह कंडीशन बन जाती है और उसका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है, एसोसिएटेड विद द पर्सनल डिस्ट्रेस और इम्पेयरिंग फंक्शंस। ठीक है, तो इस तरह के जो कैरेक्टराइजेशन आ रहे हैं तो उसको हम मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल इलनेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए मेंटल इलनेस, मेंटल डिसऑर्डर्स। इसके बाद हम बात करते हैं कॉमन कन्फ्यूजिंग विद साइकेट्रिक। अगर साइकेट्रिक वर्ड हम लें तो उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, कन्फ्यूजिंग टर्म्स हैं। तो उन कन्फ्यूजिंग टर्म्स को देखें तो पहला आपका आता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है? ए साइंस डेट इन्वेस्टिगेट द बिहेवियर, एक्सपीरियंस एंड नॉर्मल फंक्शन ऑफ द माइंड। साइकोलॉजी एक साइंस है जिसके थ्रू हम किसी के बिहेवियर, किसी के एक्सपीरियंस और किसी के नॉर्मल फंक्शन ऑफ माइंड को हम आसानी से इन्वेस्टिगेट करते हैं। दैट इज़ द साइकोलॉजी। जैसे हम बात करें कि किसी का इंटरव्यू हो रहा है, जैसे IAS PCS का इंटरव्यू होता है, तो उसमें बेसिकली क्या है,
साइकोलॉजी आपकी जज की जाती है कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपका जो आपने सीखा है उसमें एक्सपीरियंस आपने कितना लिया है, और आपका माइंड किस सिचुएशन में कैसे हैंडल करेगा, उसकी फंक्शनिंग कैसी होती है। दैट इज़ द साइकोलॉजी। ठीक है। इसके बाद दूसरा टर्म होता है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी क्या है? द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल इशू बाय द नॉन फिजिशियंस मीन्स। नॉन फिजिकल मीन्स यानी कि साइकोलॉजिकल साइकोथेरेपी मतलब क्या है कि किसी के बिहेवियर में, किसी के मूड में चेंजिंग हो रही है, साइकोलॉजिकली वो चेंजिंग हो गया है, तो उसको हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। साइकोलॉजिकल जो इशू मतलब उस तरह के कैरेक्टराइजेशन आ रहे हैं, मूड चेंज हो गया, थिंकिंग चेंज हो गई, बिहेवियर चेंज हो गया, तो नॉन फिजिशियन मीन्स मतलब क्या है कि हम उसे कोई फिजिकल ट्रीटमेंट ना देकर उसे बोलचाल करना, उसे मेडिटेशन करा रहे हैं। दैट इज़ द साइकोथेरेपी। उसको किसी ग्रुप में, बहुत सारे ग्रुप बना दिए जाते हैं, ग्रुप में रोज़ भेजना, उन ग्रुप में मोटिवेशन बात करी जाती है, मोटिवेशन बात करी जाती है। देखा होगा कि आप लोगों ने, तो वहाँ रोज़ मोटिवेशन बात हो रही है, 1 महीने 2 महीने में जा रहा है, तो क्या हुआ, जो सैडनेस मूड था वो आपका रिकवर हो जाता है। तो वो उस तरह की थेरेपी होती है, चाहे मेडिटेशन हो, चाहे वो आपका मोटिवेशनल स्पीच होती हैं, उसको सुनना है, तो डेट इज़ द साइकोथेरेपी। यहाँ पे फिजिशियन का कोई यूज़ नहीं है, लेकिन हम उसको नॉन फिजिशियन थेरेपी दे रहे हैं बाय द मेडिटेशंस, बाय द मोटिवेशंस, बाय द पिक्चर्स। तो ये क्या होती हैं? साइकोथेरेपी आती है। फिर आता है वर्ड एक साइको एनालिसिस, ए पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ साइकोथेरेपी और मीन्स एक्सप्लोरिंग द अनकॉन्शियस माइंड्स। तो साइको एनालिसिस क्या है? शॉर्ट टर्म एक साइकोथेरेपी है जिसमें हम देखते हैं कि जो साइकोलॉजिकल कंडीशन पहले थी तो अब कितनी एक्सप्लोर हुई है, मतलब कितनी बड़ी है, या नहीं बड़ी, मतलब या तो पैथोलॉजिकल कंडीशन उसकी सीवियर हुई होगी, साइकोलॉजिकल जो कंडीशन सीवियर हुई होगी, या कम हुई होगी, यानी कि और मीन्स ऑफ एक्सप्लोरिंग द अनकॉन्शियस माइंड। जो अनकॉन्शियस माइंड है उसमें कितना उसका जो कैरेक्टराइजेशन ऑफ माइंड है वो आपके बड़े हैं या घटे हैं, इन सबको एनालाइज जिस पैटर्न से किया था उसको साइको एनालिसिस बोलते हैं। तो तब मैं समझता हूँ कि कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। साइकोलॉजी एक अलग चीज़ है, साइकोथेरेपी एक अलग चीज़ है, और साइको एनालिसिस इज़ द अनदर थिंग्स। नाउ कम टू द एटियोलॉजी ऑफ मेंटल इलनेस। एटियोलॉजी मतलब क्या है? कॉजेज़, क्या कारण रहते हैं मेंटल इलनेस होने के, क्या एटियोलॉजी मतलब कारण, कॉज ऑफ द मेंटल इलनेस या मेंटल डिसऑर्डर्स। इसको देखें तो हम एटियोलॉजी ऑफ मेंटल इलनेस बेसिकली आपके 3 कारण रहेंगे। पहले हम 1 बाय 1 बात करेंगे। पहले आपका प्री डिपोजिंग फैक्टर्स, फिर उसके बाद हम बात करेंगे प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, फिर बात करेंगे प्रेटियोटिंग फैक्टर्स। तो ये 3 फैक्टर्स हम देखेंगे 1 बाय 1। पहले बात करते हैं प्री डिपोजिंग फैक्टर्स। प्री डिपोजिंग फैक्टर मतलब ये पहले से ही फैक्टर्स किसी भी ह्यूमन्स के अंदर हैं तो उनको चांसेस ज़्यादा हैं मेंटल इलनेस होने के। दैट इज़ द प्री डिपोजिंग फैक्टर। ये फैक्टर किसी ह्यूमन में कट रहे हैं। जैसे हम सिंपल बात लेते हैं, अगर किसी को अस्थमा होने के चांसेस कब हैं? जब वो ज़्यादा पॉल्यूशन इलाके में रह रहा है, ज़्यादा स्मोकिंग कर रहा है, तो उसको अस्थमा के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वो अस्थमा के चांसेस क्या फैक्टर, स्मोकिंग या जो पॉल्यूशन एरिया है वो उसका क्या है? प्री डिपोजिंग फैक्टर्स है। सेम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसके लाइफ में आए, जो आगे चल के रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके मेंटल डिसऑर्डर के, तो वो किस में आएंगे? प्री डिपोजिंग फैक्टर्स को होते हैं। तो these factor determines a individual susceptibility to mental illness and they interact with precipitating factors resulting in mental illness। मतलब क्या है? ये वो फैक्टर्स हैं जो किसी इंडिविजुअल की अलग ससेप्टिबिलिटी मेंटल इलनेस को बढ़ाते हैं या करते हैं। कैसे करेंगे? जब वो इंटरेक्ट होंगे किसके साथ में? प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर के साथ में। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर क्या होते हैं कि जो फैक्टर्स जो करेक्ट मेंटल इलनेस से पहले हुए हैं। जैसे कोई बंदा है वो किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, और किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हुआ, या कोई उसे इकोनॉमिकल बहुत लॉस हो गया, तो वो क्या हो गया? प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हो गए। तो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, प्री डिपोजिंग फैक्टर्स पहले से चले आ रहे हैं उसके, तो उसको प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर जैसे ही आएगा वैसे ही उसको क्या होगा? मेंटल डिसऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे कि जेनेटिक मेकअप, किसी बंदे का जेनेटिक मेकअप उस तरह का नहीं है। जेनेटिकली आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं वो आपके सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं कितनी भी क्रिटिकल कंडीशन होती है। कुछ लोग होते हैं वो आसानी से हैंडल नहीं करते, क्योंकि जेनेटिकल मेकअप क्या है? वो डिफरेंट है। तो जेनेटिकली मेकअप जिनका अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो वो उस सिचुएशन को अच्छे से आसानी डील कर लेंगे,
क्रिटिकल कंडीशन कोई फेल हो गया, कोई इकोनॉमिकली बहुत लॉस हो गया, तो उस कंडीशन को झेल लेते हैं, रिकवर कर लेते हैं, तो उन्हें मेंटल डिसऑर्डर नहीं होता है। लेकिन जिनका जेनेटिक मेकअप क्या है कि पर वो उनका जेनेटिक मेकअप उस एरिया ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो कमज़ोर है, तो उनको प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर आएंगे। कोई किसी एग्जामिनेशन में फेल हो गए या कोई इकोनॉमिकल लॉस हो गया, तो उनको मेंटल इलनेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। सेम सेकंड क्या, फिजिकल डैमेजिंग टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब सीएनएस में कोई फिजिकल डैमेजिंग हुई, किसी को पहले कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई इंजरी हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसकी नर्व्स या न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज का पैटर्न चेंज हो गया, तो उसके अंदर अब दिखता तो नॉर्मल है, लेकिन अगर कोई सडनली उसको कोई इस तरह की कंडीशन बने कि सोशल लॉस हो गया, सोशली कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, डिवोर्स हो गया, या फिर इकोनॉमिकली कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, कोई एग्जामिनेशन फेल हो गया, तो उसको चांसेस, वो क्या फैक्टर्स क्या हैं, इकोनॉमिकली भी कमजोरी होना, इकोनॉमिकली वीक हो जाना, या डिवोर्स हो जाना, या एग्जाम में फेल हो जाना, ये सब क्या है प्रेसिपिटेटिव फैक्टर। तो वो प्रेसिपिटेटिव फैक्टर आते ही क्या होगा, उसको मेंटल इलनेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। सेम क्या है, एडवर्स साइको सोशल इन्फ्लुएंस। अब कोई बंदा कुछ ऐसी तरह की सोसाइटी में रह रहा है जहाँ पर उसे कंटिन्यू सोशली एडवर्स इफेक्ट, एडवर्सली मतलब नेगेटिव बातें ज़्यादा की जा रही हैं, उस इन्वायरमेंट में रह रहा हो, तो वो इन्वायरमेंट भी बाद में क्या करता है, पॉजिटिविटी की बातें कम होती हैं, नेगेटिविटी बातें ज़्यादा होती हैं, तो वो बाद में अगर इस तरह की सिचुएशन उसको ज़्यादा मिलेगी, सिचुएशन कौन सी, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स वाली, मतलब कहीं उसका डिवोर्स हो गया, कहीं वो फेल हो गया, कहीं उसका लॉस हो गया बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली, तो वो भी क्या होगा, लास्ट में मेंटल इलनेस में चेंज हो सकता है। तो प्री डिपोजिंग फैक्टर्स क्या है, ये जैसे जेनेटिक मेकअप हो सकता है, फिजिकली डैमेजिंग टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स हो सकता है, या फिर एडवर्स साइको सोशल इन्फ्लुएंस। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं किसकी, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स की। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर मतलब जिसके होने के बाद तुरंत ही मेंटल डिसऑर्डर होना के चांसेस बन जाते हैं, आसानी से हो जाते हैं। These are the events that occur shortly before the onset of disorders and appear to have induced it। यानी वो इवेंट्स जिसके होने के तुरंत बाद, शॉर्टली जिसके होने से जो मतलब कोई डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर हुआ, उससे पहले ही कोई इवेंट ऐसी घटी है जिसकी वजह से क्या हुआ, मेंटल डिसऑर्डर क्रिएट हो गया है, तो वो फैक्टर क्या होंगे, वो सभी प्रेसिपिटेटिव फैक्टर उसमें आते हैं। जो मैंने आपको बताया था, किसी का डिवोर्स होकर कोई मेंटल डिसऑर्डर हो गया, प्रेसिपिटेटिव फैक्टर्स। किसी का कोई बहुत सारा सगा है, मान लो कोई बेटा या माँ है, वो माँ या बाप है, उसका कोई बेटा या बेटी किसी कारणवश ख़त्म हो जाती है अचानक, तो उनको वो क्या है, प्रेसिपिटेटिव फैक्टर में आएगा। कोई व्यक्ति है, वो बहुत अच्छी बिजनेस उसका चल रहा था, उसका बिजनेस अचानक डूबने लगा, तो वो क्या है, प्रेसिपिटेटिव फैक्टर्स है। तो ये सब प्रेसिपिटेटिव फैक्टर क्या करते हैं, जिसकी वजह से, जिसके तुरंत बाद क्या हो, मेंटल इलनेस की कंडीशंस बन जाती है। तो दीज आर कौन से, फिजिकल स्ट्रेस एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, दोनों। फिजिकल स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस क्या हो गया, उसके मेंटली मतलब फिजिकल स्ट्रेस भी पड़ रहा है, और साइकोलॉजिकल साइको सोशल स्ट्रेस का मतलब क्या होगा, फिजिकल स्ट्रेस का मतलब मैं बताया आपको, मेंटली प्रेशर इतना ज़्यादा पड़ रहा है, और साइको सोशल स्ट्रेस का मतलब क्या हो, सोशली वो भी स्ट्रेस पड़ रहा है। दोनों ही कंडीशंस उसी को फुलफिल करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, डिवोर्स हो जाना, या फिर किसी एग्जाम में फेल हो जाना, या किसी सगे संबंधी का ख़त्म हो जाना, तो ये फिजिकल स्ट्रेस, साइको सोशल स्ट्रेस दोनों को इंड्यूस करते हैं। अब लास्ट नंबर 3 आता है प्रीटियोटिंग फैक्टर्स। प्रीटियोटिंग फैक्टर्स यानी वो फैक्टर जो कंटिन्यू अगर बढ़ा रहे हैं किसी पर्सन के साथ में जिसको मेंटल डिसऑर्डर है, और उसको कंटिन्यू उसके साथ बने हुए हैं, तो उस डिसऑर्डर को लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करेंगे, उस डिसऑर्डर का पीरियड को बढ़ा देते हैं, या डिसऑर्डर की सीवियरिटी को बढ़ा देते हैं। तो वो क्या है, आपके प्रीटियोटिंग फैक्टर्स होते हैं। दीज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अग्रीवेटिंग और प्रोलॉन्ग द डिसीज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द इंडिविजुअल। यानी किसी इंडिविजुअल के अंदर पहले डिसीज़ है, सिजोफ्रेनिया है, डिप्रेशन है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, कोई भी XYZ मेंटल डिसऑर्डर है, अगर ये फैक्टर्स रहेंगे तो वो उसके डिसऑर्डर को और ज़्यादा एग्रीवेट करेंगे, बढ़ाएंगे, लॉन्ग टाइम तक ले जाएंगे। तो ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ प्रीटियोटिंग फैक्टर। किसी को ऑलरेडी उसको टेंशन हो रही है, ऑलरेडी वो एंजाइटी का पेशेंट, कोई डिप्रेशन में है, और उसको हम साइकोलॉजिकल सोशल स्ट्रेस और दे रहे हैं, तो उसकी सीवियरिटी बढ़ जाएगी, उसमें अग्रावेशंस होने लगेंगे। तो ये हो गया प्रीटियोटिंग फैक्टर। तो मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। प्रीडिपोजिंग फैक्टर्स इज़
जिसके जो हैं तो उनमें चांसेस मेंटल डिसऑर्डर के ज़्यादा होने के चांसेस, जब प्री डिपोजिंग फैक्टर किसी के अंदर हैं और वो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर से गुजरते हैं तो उनको चांसेस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर बढ़ जाते हैं। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर वो फैक्टर जिनके होने के बाद तुरंत उसको मेंटल डिसऑर्डर हो रहा है, और प्री ट्यूटरिंग फैक्टर यानी वो फैक्टर्स जो उस मेंटल डिसऑर्डर को एग्रीवेट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उसकी सीवियरिटी को बढ़ा रहे हैं, उसके ड्यूरेशन को बढ़ा रहे हैं। तो समझता हूँ ये तीनों चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं द इटोलॉजिकल फैक्टर्स मेंटल इलनेस कैन बी। तो मेनली जब हम बात करें तो इटोलॉजी की बेस पे बात करें तो ये 4 फैक्टर रहेंगे। पहला आपका बायोलॉजिकल फैक्टर्स, दूसरा आपका फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, चेंजेस की वजह से भी मेंटल इलनेस या मेंटल प्रॉब्लम, साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं और सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात करते हैं ओनली बायोलॉजिकल फैक्टर्स की, बाकी हम 3 जो बचेंगे फिजियोलॉजिकल चेंजिंग, साइकोलॉजिकल चेंज फैक्टर्स एंड सोशल फैक्टर्स को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में पहले आपका हेरिडिटी है, जो मैंने बताया था जेनेटिक। वट वन हेरिडिटी इज नॉट द इलनेस और इट्स सिम्टम्स बट प्रीडिपोजिशंस ऑफ द इलनेस विच इज डिटरमाइंड बाई द जीन्स। मैंने आपको बताया था प्रीडिपोजिंग फैक्टर से हो सकता है किसी के जेनेटिकली ऐसा है कि वो हर सिचुएशन को, क्रिटिकल सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर ले, तो उसको चांसेस ऑफ मेंटल इलनेस के कम होंगे। लेकिन किसी का जीन स्ट्रक्चर या जेनेटिकली हेरिडिटी उसकी इस तरह की है कि आसानी से उसको डील नहीं कर पाएगा, तो उसके मेंटल इलनेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। स्टडी have so that 3 to 4 of the mental defect are mainly due to the unfavorable heredity। ये देखा गया है कि 3rd 4th मेंटल डिसऑर्डर होती, 3 से 4 जो मेंटल डिसऑर्डर्स, मेंटल डिफेक्ट होते हैं वो आपके हेरिडिटी प्रॉब्लम की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि जिन में इस तरह के डिफेक्ट थे कि वो आसानी से उसको उस सिचुएशन को डील नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट बात करें बायोकेमिकल फैक्टर्स। बायोकेमिकल फैक्टर्स आपको जैसे पता होगा कि आपके ब्रेन में बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो हर ब्रेन के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, जैसे नोरेड्रीन है, एसिटाइलकोलिन है, डोपामीन है, सेरोटोनिन है, हिस्टामिन है। तो ये सभी बायोकेमिकल्स होते हैं, और इन बायोकेमिकल्स का ऊपर नीचे हो जाने की वजह से क्या होता है, मेंटल डिसऑर्डर क्रिएट होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, आपने देखा होगा लगे रहो मुन्ना भाई, एक मूवी देखी होगी। तो लगे रहो मुन्ना भाई में क्या था कि संजय दत्त को आपने सुना केमिकल लोचा हो गया। तो केमिकल लोचा का मतलब वो क्या था, वो केमिकल लोचा का मतलब क्या है, यहाँ पर उसके बायोकेमिकल फैक्टर्स से वो अफेक्टेड हो गए थे। डोपामीन, सेरोटोनिन का जो लेवल था जो होता है वो आपका कम या बढ़ गया था, जिसकी वजह से उसको क्या होता था कि जहाँ भी वो दिखता था उसको गांधी जी देखते थे, जबकि और किसी को नहीं दिखते थे। वो भी क्या था, एक मेंटल डिसऑर्डर था। तो वो क्या था, बायोकेमिकल एब्नॉर्मलिटी की वजह से था। बायोकेमिकल क्योंकि वो बहुत टाइम तक 2, 3, 4 दिन, 5 दिन तक वो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ा था, और लाइब्रेरी में 3-4 दिन तक बैठ के पढ़ा था, तो उस 4-5 दिन तक कंटिन्यू पढ़ने की वजह से क्या हुआ, केमिकल अल्ट्रेशन हो गया ब्रेन के अंदर। तो वो क्या हुआ, बायोकेमिकल फैक्टर्स एब्नॉर्मलिटी की वजह से हुआ था। तो बायोकेमिकल एब्नॉर्मलिटीज़ इन द ब्रेन आर कंसिडर्ड टू बी ए कॉज ऑफ सम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो बायोकेमिकल एब्नॉर्मलिटी की वजह से भी क्या होते हैं, सम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। डिस्टर्बेंस इन द न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन इज फाउंड टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द इटोलॉजी ऑफ द सर्टेन साइकेट्रिक डिसऑर्डर। जो बताया था मैंने कि जो न्यूरोट्रांसमीटर आपके ब्रेन में है, एसिटाइलकोलिन है, डोपामीन है, सेरोटोनिन है, हिस्टामिन है, तो इन सब के न्यूरोट्रांसमीटर के डिस्टर्बेंस होने की वजह से कम या बढ़ होने कम या तो कम हो जाए इसका लेवल, या फिर उसका लेवल बढ़ जाए, तो वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द इटोलॉजी ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के लिए। ठीक है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, किसी की इंजरी हो, एक्सीडेंट हुआ हो, तो एनी डैमेज टू द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ द ब्रेन कैन गिव राइज टू द मेंटल इलनेस। किसी के स्ट्रक्चर में, किसी की ब्रेन के किसी इंजरी हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गया, तो उस वजह से उसके ब्रेन में कोई स्ट्रक्चर चेंजिंग हो गई, कोई फंक्शनल चेंजिंग हुए, तो उसकी वजह से भी मेंटल इलनेस हो सकती है। और डैमेज टू द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन मे बी ड्यू टू द वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज। स्ट्रक्चर ब्रेन का चेंज हो सकता है ड्यू टू द इन्फेक्शंस। न्यूरोसिफेलिस एक इन्फेक्शन है, सिफेलिस आपने सुना होगा, कई टाइप का होता है। तो न्यूरोसिफेलिस जो ब्रेन में हमारा सिफेलिस जो बैक्टीरिया हो, सिफेलिस इंड्यूस बैक्टीरिया होता है, वो आपका इन्फेक्शन करेगा तो उसके स्ट्रक्चरल चेंजिंग हो जाती है, उस वजह से। इंसेफेलाइटिस फीवर है, जिसे हम दिमागी बुखार के नाम से जानते हैं, उस वजह से हो सकता है। HIV इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है।
इंजरी हो तो लॉस ऑफ ब्रेन टिश्यू, कोई इंजरी ऐसी हुई कि उसमें हेड ब्रेन की टिश्यू वो इंजरी हो गए, हेड इंजरी हो गई, तो उस वजह से भी ये सब बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटल इलनेस। तो पहले हेरिडिटी की बात करी, बायोकेमिकल फैक्टर की बात करी और ब्रेन डैमेज की बात करी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, सॉरी जस्ट अ बिट, हाँ दूसरा बात करते हैं इंटॉक्सिडेशंस। इंटॉक्सिडेशन डैमेज टू द ब्रेन टिश्यू ड्यू टू द टॉक्सिन सच एज अल्कोहल, बार्बिट्रेट्स, लेड। यानी इंटॉक्सिडेशन मतलब वो किसी ने कोई टॉक्सिक केमिकल खा लिया जिसकी वजह से ब्रेन के टिश्यू क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं। हैवी अमाउंट में मेथनॉल ले लिया, अल्कोहल की जगह मेथनॉल, दैट इंड्यूस द ब्रेन इंजरी। बार्बिट्रेट्स जो आपके होते हैं ड्रग, बार्बिट्रेट्स यानी कि जो सेडेटिव प्रोडक्ट में यूज़ किए जाते हैं उनकी वजह से ही होता है। लेड पॉइजनिंग, लेड और आर्सेनिक इज द हैवी मेटल्स दैट आल्सो डैमेज द नर्व टिश्यू ऑफ द ब्रेन्स। तो ये सभी क्या करेंगे, ये भी आपके मेंटल इलनेस क्रिएट करते हैं। वैस्कुलर कारण भी हो सकता है कि प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन या ब्लड आपके ब्रेन में नहीं पहुंच रहा हो, तो उस वजह से भी क्या होती है कि मेंटल इलनेस जैसी कंडीशन बन सकती है। पुअर ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही हो, ब्लीडिंग हो रही हो कहीं ब्रेन में, उस वजह से भी इंट्राक्रैनियल हेमरेज हो गया हो, सुप्राआर्चिनल हेमरेज हो गया हो और सब ड्यूरेनल हेमरेज हो गया हो, तो उस वजह से भी क्या होगा, ब्लड कहीं क्लॉट हो जाएगा। क्लॉट होने से क्या होगा, टिश्यू को डैमेज करेगा, ब्रेन के टिश्यू को, जो बाद में लीड करता है किसके लिए, मेंटल इलनेस के लिए। नेक्स्ट है अल्ट्रेशन इन द ब्रेन फंक्शन चेंज हो गए, चेंज इन द ब्लड केमिस्ट्री दैट इंटरफेयर द ब्रेन फंक्शन सच एज डिस्ट्रीब्यूशन द ब्लड ग्लूकोज लेवल, हाइपोक्सिया, एनॉक्सिया, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। यानी कि अल्ट्रेशन ऑफ ब्रेन फंक्शन की बात क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर ब्लड आपके ब्रेन में पहुँच रहा है, उस ब्रेन के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो जाए, ऑक्सीजन, हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए, एनॉक्सिया मतलब ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम हो जाए, या फिर फ्लूइड जो पहुँच रहा है उसमें इलेक्ट्रोलाइट की इम्बैलेंस हो जाए, तो वो भी आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटल इलनेस। ब्रेन ट्यूमर्स इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेन ट्यूमर, इट इज आल्सो द बायोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ द ब्रेन इलनेस या साइकेट्रिक कंडीशन के लिए। विटामिन डिफिशियंसी और मेल न्यूट्रिशन रहे तो वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है आगे चल के मेंटल इलनेस के लिए। स्पेशली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन पैराडॉक्सिन जो विटामिन B6 होता है उसकी डिफिशियंसी की वजह से सबसे ज़्यादा नर्व्स की प्रॉब्लम होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि कभी भी नर्व्स की प्रॉब्लम हो रही होती है तो विटामिन B6 कॉम्प्लेक्स या स्पेशली विटामिन B6 उस पेशेंट को जरूर प्रोवाइड किया जाता है कि B6 लेगा तो उसकी नर्व्स की प्रॉब्लम क्या होगी, रिकवर हो जाएगी। क्योंकि वो क्या करते हैं, हमारे नर्व्स को क्या करते हैं, डीनेचर्ड हो गए उसे मैच्योर कर देते हैं, उसको हेल्दी कर देते हैं। ठीक है, डीनेचरेशन डिसीज़ मतलब क्या, डेमेंटी है। डेमेंटी एक भूलने की बीमारी होती है जिसमें आदमी भुलक्कड़पन हो जाता है, छोटी छोटी इवेंट्स होती है उसको याद नहीं कर पाता है। तो डेमेंटी क्यों होती है, क्योंकि हमारे ब्रेन के कुछ न्यूरॉन्स होते हैं वो आपके उनका स्ट्रक्चर छोटा होने लगता है या उनके, और साथ में एसिटाइलकोलिन लेवल का जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज़ कम होने लगता है उन न्यूरॉन्स की वजह से, तो उसकी डीनेचर्ड डिसीज़ होती है, डेमेंटिया भी हो जाता है। एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स यानी हाइपोथायराइडिज्म डिसऑर्डर है, यानी कि हाइपोथायराइडिज्म मतलब थायराइड हार्मोन का रिलीज़ कम हो रहा है, या थायराइडॉक्सिस है, ग्लैंड में का स्ट्रक्चर जो ग्लैंड्स है उसके टिश्यू डैमेज हो रहे हैं, तो ये आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटल डिसऑर्डर्स या मेंटल इलनेस। और लास्ट में बात करूँ फिजिकल डिफेक्ट एंड फिजिकल इलनेस, जिसमें एक्यूट फिजिकल इलनेस एज वेल एज क्रोनिक इलनेस, ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके मेंटल डिफेक्ट के लिए। जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसके हाथ या पैर कोई चलेगा, फिजिकली कोई डिफेक्ट हो गया, हाथ चला गया, पैर चला गया, फिजिकली इलनेस होगा, किसी का हाथ पैर काम करना बंद हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसको मेंटल इफेक्ट पड़ेगा। तो यानी वही बताया मैंने, एक्यूट फिजिकल इलनेस एज वेल एज क्रोनिक इलनेस विद देयर हैंडीकेपिंग कंडीशंस। अब कोई हैंडीकेप्ट हो गया, उसका पैर चला गया, किसी का हाथ चला गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसकी मेंटल कंडीशन अफेक्टेड होगी और वो भी मेंटल डिसऑर्डर की तरफ, मेंटल इलनेस की तरफ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए। अब मैं कल आपके साथ डिस्कस करूँगा फिजियोलॉजिकल चेंजेस की। तो आज का क्लासेस यहीं खत्म होती है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स जरूर पूछिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आपको नए रिकमेंडेशन कमेंट्स आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।